हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एडुग्रो साइंस। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई 27 जुलाई की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट की है। आज की हमारी जो वर्कशीट है इसमें हम रिकैप्चुलेट करेंगे, यानी कि एक बार हम दोबारा से रिवीजन करेंगे अपने चैप्टर पदार्थ का। जिज्ञासा पूछती है, ज्ञान, आपने पदार्थ के बारे में अब तक क्या जाना? ज्ञान बताता है, दीदी हमने पदार्थ के बारे में बहुत कुछ जाना है। जैसे पहली बात, पदार्थ किससे बना होता है? कणों का बना होता है। पदार्थ किससे निर्मित होता है? कणों से। और इन कणों की कुछ विशेषताएं होती हैं। वो मुख्य रूप से ये 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जो कण होते हैं उनके बीच में क्या होगा? खाली स्थान होगा, रिक्त स्थान होगा। दूसरा है, ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन कणों के बीच में आकर्षण बल होता है जिसके कारण ये एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। तीसरा, ये कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि इन कणों में गतिशीलता होती है, इनमें गति होती है। किसके कारण? गतिज ऊर्जा के कारण। और ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज डिटेल में हम कर चुके हैं। अब जो पदार्थ वो किससे मिलकर बना है? इन कणों से। कणों के गुण हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं पदार्थ की। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कोई भी वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान या आयतन घेरती या घेरता हो, उसको ही हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि पदार्थ इन 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव और गैस। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अवस्था परिवर्तन। चलो अब हम इन्हें समझते हैं एक एक करके कि कैसे जब कोई वस्तु किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगी तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, और उदाहरण भी देखेंगे। अगर कोई चीज ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाएगी तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संगलन, और जब वो द्रव से गैस में बदलते हैं उसको कहेंगे वाष्पीकरण। फिर इसके उल्टा है, अगर गैस से वापस द्रव में आती है तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे संघनन। अर्थात संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में आता है और द्रव अवस्था से ठोस में आएगा तो उसे कहेंगे जमना। एक और प्रक्रिया है परिवर्तन की। जब भी कोई वस्तु या कोई पदार्थ ठोस से सीधा गैस में बदलेगा या फिर गैस से सीधा ठोस में बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। और ये अवस्था परिवर्तन होती है किसके कारण होती है? ताप बढ़ने के कारण। जब भी ठोस से गैस की तरफ जाएंगे अर्थात ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ेगा तभी ये अवस्थाएं परिवर्तित होंगी। अब इस अवस्था परिवर्तन को हम एक उदाहरण से समझते हैं। पानी का उदाहरण लेके, मान लीजिए यहाँ पे बर्फ है। बर्फ किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। पानी के जमने से वो बनती है। जब बर्फ ठोस से द्रव में आएगी, यानी कि पानी के रूप में आएगी, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संगलन। और जब द्रव से गैस अर्थात भाप में बदलेगा पानी, तो इसको हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। ठोस से द्रव, बर्फ से पानी संगलन, द्रव से गैस यानी कि पानी से भाप वाष्पीकरण। दूसरा है इससे उल्टी प्रक्रिया। अगर गैस से द्रव अवस्था में आते हैं अर्थात भाप से पानी में जो बदलने की प्रक्रिया, उसको कहेंगे हम संघनन। कंडेंसेशन इंग्लिश में बोलते हैं, संघनन। दूसरा, जब पानी से यानी कि द्रव अवस्था से ठोस में जाएगा तो इसे कहेंगे जमना। क्या कहेंगे? जमना। एक और प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर कोई वस्तु सीधा ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है या गैस से ठोस में, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ये होता है आपके कैम्फर, नेफ्थलीन बोल्स और अमोनियम क्लोराइड, इन सब में ऊर्ध्वपातन होता है। इनमें हमें इसीलिए इन चीजों को हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ भी बोलते हैं। अब आते हैं जो पदार्थ हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थों के भी 2 रूप हैं, तत्व और यौगिक। तत्व कौन से होते हैं? भौतिक विधि से विभाजित किया गया पदार्थ का छोटा भाग, और एक शुद्ध रूप होता है पदार्थ का। उदाहरण है लोहा, सोना, इसे हम तत्व कहेंगे। इसके 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ये भी हम पहले वाली वर्कशीट्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है तो आप उन वर्कशीट्स को देख सकते हैं। दूसरा यौगिक। यौगिक भी क्या है? शुद्ध पदार्थ है। 2 या 2 से अधिक
तत्व रासायनिक क्रिया कर यौगिक बनाते हैं। उदाहरण है पानी और ग्लूकोज। अर्थात जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक क्रिया द्वारा मिलते हैं और इनका अनुपात भी निश्चित होता है तो यौगिक का निर्माण होता है। उदाहरण आपका पानी और ग्लूकोज। पानी जब बनता है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात होता है, तब जाके पानी बनता है। अब आते हैं मिश्रण पे। ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। सबसे पहले मिश्रण के बारे में जानते हैं कि मिश्रण क्या होता है। ये है मिश्रण की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। उदाहरण वायु, रेत आदि। अब इसके दो प्रकार है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। अब इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समांगी मिश्रण की। ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता, यह एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण वो होते हैं जहाँ पे अवयवी कण पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और हर जगह समान होते हैं, इसीलिए इसका नाम है समांगी मिश्रण। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी के ऊपर तेल डालने पर तथा हिलाने पर तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है। पानी और तेल को अलग अलग कर सकते हैं, अतः एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, अवयवी कणों का जो व्यवस्था जो होती है उसमें वो समान रूप से नहीं होता, उनकी जो स्थिति है वो समान नहीं होती। उन अवयवों को हम अलग अलग देख सकते हैं और उन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग भी आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अतः ये एक विषमांगी मिश्रण है। इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, विषमांगी। रेत और पानी का घोल भी विषमांगी मिश्रण का ही उदाहरण है। अब हमारा नेक्स्ट जो वर्ड्स है वो है विलयन, निलंबन और कोलाइड्स। इनके बारे में हम डिटेल में अलग अलग वर्कशीट्स में हमने पढ़ा था। एक बार फिर से इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक ही जगह। सबसे पहले हम बात करते हैं विलयन की, जिसे हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। विलयन कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, यानी कि इसके अवयवों का जो व्यवस्था जो होती है विलयन में वो समान होता है। दूसरा है विलयन में विलेय कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटा होता है। ये व्यास में 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, अर्थात 10⁻⁹ मीटर से भी इनका जो व्यास है वो कम होता है, डायमीटर। तीसरी जो विशेषता है, विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसके कणों को नहीं देख सकते। फोर्थ है विलयन के कण फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं, इसलिए विलयन को फिल्टरन द्वारा पृथक भी नहीं किया जा सकता। फिल्ट्रेशन विधि से हम इसके कणों को अलग नहीं कर सकते। फोर्थ है विलयन अत्यंत स्थायी होते हैं। इनका जो नेचर की जो प्रकृति होती है वो स्थायी होती है। विलयन में उपस्थित विलेय के कण रखने पर पृथक नहीं होते। अगर हम किसी विलयन को शांत छोड़ दें तो जो विलेय के कण है वो विलायक से अलग नहीं होंगे। सिक्स्थ है वास्तविक विलयन प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, क्योंकि इसके कण बहुत छोटे होते हैं। बहुत अत्यधिक छोटे कणों के कारण जो वास्तविक विलयन है, ट्रू सॉल्यूशंस है, वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, प्रकाश को नहीं फैलाते। उदाहरण है समुद्री जल, सोडा जल, पानी में चीनी, नमक तथा सिरके का विलयन आदि। नेक्स्ट है हमारा निलंबन, जिन्हें हम सस्पेंशंस बोलते हैं। निलंबन ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन में विलेय कणों का आकार पर्याप्त बड़ा होता है। इनका जो व्यास है 100 नैनोमीटर से कम होता है, लेकिन विलयन से काफी ज्यादा होता है। तीसरा है निलंबन के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। फोर्थ है निलंबन के कण फिल्टर पेपर से निकल पाते हैं, इसलिए निलंबन को फिल्टर द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसके जो कण है फिल्ट्रेशन विधि से अलग हो सकते हैं, इसलिए फिल्टर पेपर के द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं। फिफ्थ है निलंबन अस्थायी होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होते हैं, क्योंकि अगर इन्हें हम शांत छोड़ते हैं तो कुछ समय बाद निलंबन के कण नीचे तल में बैठ जाते हैं। सिक्स्थ है निलंबन उसमें से गुजरते हुए प्रकाश की किरणपुंज का प्रकीर्णन कर देता है, क्योंकि इसके कण पर्याप्त बड़े होते हैं। जो निलंबन है उसमें से गुजरते हुए प्रकाश की किरणपुंज को फैला देता है, क्योंकि इसके कण पर्याप्त मात्रा में बड़े होते हैं। लेकिन ये कब तक दिखाएगा प्रकीर्णन, जब तक वो कण घुले होते हैं। जैसे ही वो कण बैठ जाएंगे ये प्रकीर्णन नहीं दिखाएगा। उदाहरण है मटमैला जल या गदला पानी, जल में आटा, दूधिया मैग्नीशियम, चोक जल मिश्रण आदि। अब जो थर्ड है वो है कोलाइड्स। कोलाइड
कैसा होता है, दिखने में ये समांगी होता है परंतु वास्तव में ये विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा है कोलाइड में कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। वह व्यास में 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच होता है। इसका जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, डायमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं विलयन से बड़ा और निलंबन से छोटा। तीसरा है कोलाइड के कणों को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। इनके कणों को हम सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। फोर्थ है कोलाइड के कण फिल्टर पेपर से निकल सकते हैं, इसलिए फिल्टरन के द्वारा कोलाइड को अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे भी हम फिल्ट्रेशन विधि नहीं यूज कर सकते, वो हम सिर्फ निलंबन के केस में कर सकते हैं। फिफ्थ है कोलाइड पर्याप्त स्थायी होते हैं, रखने पर जो कोलाइड के कण है वो पृथक नहीं होते। कोलाइड की जो प्रकृति है वो भी कैसी होती है, स्थायी। जब हम इनको शांत छोड़ देते तो इसके जो कण है वो भी अलग नहीं होते, वो भी नीचे तल में नहीं बैठते। सिक्स्थ है कोलाइड उसमें से गुजर रही प्रकाश की किरण पुंज का प्रकीर्णन करता है क्योंकि उसके कण पूरी तौर से बड़े होते हैं। क्योंकि जो कोलाइड है उसके कण काफी बड़े होते हैं तो हम कह सकते हैं जो कोलाइड है वो क्या दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव भी दर्शाते हैं। उदाहरण है दूध, साबुन विलयन, शाही, रक्त यानी कि खून और स्टार्च विलयन। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर हमें बताने हैं। पहला प्रश्न है एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जो हमारे आसपास तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आप इसमें उदाहरण दोगे पानी का, जल का, जो तीनों अवस्थाओं में मिलता है। यानी कि जब वो ठोस होगा तो बर्फ के रूप में, द्रव होगा तो पानी या जल के रूप में, और जब गैसीय अवस्था में होगा तो भाप के रूप में। आप खुद लिखिए आंसर्स को, ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें पहले भी, अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेकंड है विलयन और निलंबन से किस प्रकार भिन्न होता है। विलयन निलंबन से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि यहाँ पे हमें अंतर बताना है। अभी हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं ऊपर, आप वीडियो को पीछे ले जाके उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं इसके अंतर में। प्रश्न नंबर 3 है यौगिक किसे कहते हैं, किन्हीं दो यौगिकों के नाम लिखिए। सबसे पहले हमें यौगिक की परिभाषा बतानी है, फिर 2 उदाहरण भी देने हैं। तो इसकी परिभाषा आप यहाँ से भी लिख सकते हो और अपने आप से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व जब रासायनिक क्रिया करके एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। उदाहरण है पानी, ग्लूकोज, नमक इत्यादि। प्रश्न नंबर 4 है मिश्रण क्या होता है। मिश्रण की परिभाषा हम देख चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। फिर आप उदाहरण भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न पदार्थों को मिलने पर किस प्रकार का मिश्रण तैयार होता है। ये जो पदार्थ दिए हुए जब ये मिलते हैं तो किस प्रकार का मिश्रण तैयार होगा वो हमें बताना है। नमक और जल जब आपस में मिलेंगे तो ये एक समांगी मिश्रण होगा और ये विलयन का उदाहरण होगा। मिट्टी और जल ये विषमांगी होगा और निलंबन का उदाहरण होगा। दूध और जल ये आपका विषमांगी होगा और ये कोलाइड का उदाहरण होगा। तो नमक और जल समांगी मिश्रण विलयन तैयार करेंगे। मिट्टी और जल ये विषमांगी मिश्रण है परंतु ये निलंबन का उदाहरण है। और दूध और जल ये कोलाइड है परंतु साथ में विषमांगी भी है। तो आप दोनों प्रकार से मिश्रण लिखोगे इसमें कि ये समांगी है या विषमांगी, तथा साथ में ये भी बताओगे कि विलयन, निलंबन और कोलाइड में से कौन सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।